हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन ने HTML का कंप्लीट कोर्स पढ़ लिया है। CSS की अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो अपन देख चुके हैं। आज मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से अपन किन किन तरीकों से अपन CSS को ऐड कर सकते हैं। तीन अपने पास बहुत सी बेसिक तरीके होते हैं जिनकी मदद से अपन CSS को ऐड कर सकते हैं। एक एक करके अपन उन सभी को समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने आपको वेबसाइट बताई थी कि जिस वेबसाइट पे जाके आप आसानी से हर एक चीज़ के बारे में बता सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई होती है। तो उसी के ऊपर ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक सेक्शन है जिसका नाम है हाउ टू ऐड CSS। तो इन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप भूल गए कि इनलाइन CSS के अंदर क्या लिखना था, क्यों प्रॉपर्टी, क्या बहुत छोटी छोटी एरर आ जाती हैं आपकी वेब डेवलपमेंट में, तो हमेशा आप एक ट्राई करो कि आप याद करने की कोशिश मत करो, बस एक बार थोड़ा समझ लो कि ये चीज़ अप्लाई किस तरीके से होती है और कहाँ पे इसको अप्लाई करना है। उसके बाद आप ऑटोमेटिक बार बार आप यहाँ पे आएंगे तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक आपको सब चीज़ें सही से होने लगेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इन तीन चीज़ों के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं इनलाइन CSS की, जो कि अपन बहुत बार लगा चुके हैं यहाँ पे HTML कोर्स के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इनलाइन CSS के अंदर क्या होता है कि कोई भी टैग है, उस टैग के अंदर ही आपको क्या करना होता है, उस टैग के अंदर ही आपको इस तरीके से यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके यहाँ पे सबसे पहले आपको उसकी जो भी आपको स्टाइल देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ यहाँ पे बॉर्डर, और मैंने यहाँ पे दे दिया सॉलिड, और इसके बाद 2 पिक्सल रेड कलर का, कुछ इस तरीके से मैं दे देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड यहाँ पे आ गया। और अगर मैं यहाँ पे हेडर टैग की जगह में मतलब यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, और यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर रेडियस दे दूँ, बॉर्डर रेडियस, अभी ये प्रॉपर्टी क्या है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि यहाँ पे अपन इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल दे दी। और इसके बाद अगर अपन और उसमें जाएंगे अगर, तो इसको थोड़ा सही तरीके से काम नहीं कर रही क्योंकि इस तरीके से देना चाहिए था अपने को। और यहाँ पे अब चलते हैं, तो अभी देखो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर तरीके से अपनी काम कर रही है। और इसी के अंदर अपन और क्या कर सकते हैं, और अपन यहाँ पे फॉन्ट साइज दे सकते हैं, फॉन्ट वेट दे सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट वेट दे देते हैं लाइक 900। और अब चलते हैं यहाँ पे, तो इसका जो टेक्स्ट का वो वेट है उसकी जो मतलब कितना गाढ़ा उसको रहना चाहिए, कितना गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं फॉन्ट वेट से सेट होती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इनलाइन CSS आपने देख लिया किस तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन ये लगाने का सही तरीका नहीं है। नॉर्मल HTML के अंदर अपन इस तरीके से अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते अपन? इसलिए नहीं करते क्योंकि आप ये देखिए कि केवल 2 टैग के अंदर अपन ने CSS अप्लाई किए, एक फुटर के अंदर और एक हेडर के अंदर। केवल उस 2 टैग के अंदर ही आपका जो कोड है वो कितना बड़ा फील होने लगा है। मतलब जो कोड जो 5 लाइन का इतना छोटा लग रहा था वो अचानक से इतना बड़ा कोड बन गया। तो ये चीज़ बिल्कुल देखने में बिल्कुल इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है, इतना ज़्यादा मिक्स होने लगता है। जब आप थोड़ा वेबसाइट को बढ़ाते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो कोड अपना मैसी ना हो, इतना ज़्यादा मैसी ना हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन इसको कभी भी इनलाइन CSS के अंदर यूज नहीं करते हैं। इसके बाद एक तरीका और होता है जिसको बोला जाता है इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS किस तरीके से अप्लाई होती है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक जिस तरीके से टैग नॉर्मल अपने जो एलिमेंट अभी तक अपन टैग पढ़ रहे थे उसी के अंदर एक स्टाइल नाम का एक एलिमेंट होता है, टैग होता है, उसके अंदर जाइए आप। उसके बाद जैसा कि वहाँ पे था कि एक आप सेलेक्टर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एक फुटर नाम का मैंने यहाँ पे सेलेक्टर लिया। पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि सिलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे फुटर नाम का क्या किया अपन ने, फुटर यहाँ पे एक सेलेक्टर है। उसके बाद CSS सेलेक्टर की अभी और आगे बात करेंगे अपन, अगली वीडियो के अंदर बहुत गहराई में बात करेंगे। लेकिन फुटर क्या है, फुटर यहाँ पे एक सेलेक्टर है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी, जैसे मैंने यहाँ पे कलर नाम की एक प्रॉपर्टी ली और यहाँ पे मैंने दे दिया कुछ लेट से यहाँ पे वाइट नहीं दिया मैंने, यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ यहाँ एक्चुअल में बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ। ठीक, तो अगर मैं फुटर के ऊपर बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो चुका है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि 2 प्रकार से आप CSS लगा रहे हैं एक ही पर्टिकुलर टैग पे, यानी कि एक ही फुटर नाम के टैग पे यहाँ पर भी मैं CSS लगा रहा हूँ, और फुटर नाम के टैग पे इस स्टाइल एट्रीब्यूट के स्टाइल टैग के अंदर भी मैं CSS लगा रहा हूँ। अगर मैं इस जगह पे अगर एक कलर देता हूँ, मैंने मान के चलिए यहाँ पे एक कलर दिया और इसको कलर को कर दिया मैंने यहाँ पे रेड कर दिया। ठीक,
इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे कलर क्या होगा, कलर तो फिर भी चेंज नहीं हुआ। अपन तो ये सोच रहे थे ना कि इसका जो कलर है, जो फुटर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर रेड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इसी के अंदर एक रूल आता है प्रेफरेंस वाला, कि जब आप स्टाइल देते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को, तो वो इनलाइन स्टाइल होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल, 3 प्रकार की स्टाइल हो सकती हैं। अब कौन सी ज़्यादा प्रेफरेंस लेती है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा इनलाइन CSS सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस लेती है। अगर इनलाइन CSS पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे ब्लैक दिया था ना ऊपर, मैं अगर यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कर देता हूँ, एक्वा कर देता हूँ मान के चलिए, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ब्लैक से एक्वा कलर हो गया, यानी कि ये वाली CSS का अभी कोई मतलब नहीं है, इस वाली CSS का भी कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इनलाइन CSS को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये तो आपने सीख लिया, और इसके बाद आपने ये भी समझ लिया कि इनलाइन के अलावा जो इंटरनल CSS होती है वो अपन किस तरीके से अप्लाई करते हैं। एक स्टाइल टैग लिखा, उसके अंदर आपने किसी भी के अंदर भी लगा दिया। जैसे अगर मुझे जो नैप टैग है इसके अंदर अगर कुछ लगाना है, तो मैं नैप टैग को इस तरीके से लूँगा, मान के चलिए इसी 2 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो कि ऊपर फुटर टैग के अंदर तो अप्लाई हो नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनलाइन CSS वहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है। लेकिन अगर अपन नैप टैग के अंदर देंगे, तो यहाँ पे आप देखो नैप टैग के अंदर इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो गया है, बैकग्राउंड का जो कलर है वो ब्लैक हो गया है। तो इस तरीके से क्या है चीज़ें होती हैं, अपनी इनलाइन CSS और इंटरनल CSS को लगाया जाता है। अब एक तरीका और होता है जिसका नाम है एक्सटर्नल CSS, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। अगर आप इस वेबसाइट पे अगर आपने कभी पहले विजिट किया तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 3 तरीके की जो स्टाइल शीट उन्होंने बताई है। लेकिन क्या है ना कि आप किसी भी वेबसाइट के द्वारा या किसी बुक के द्वारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कई बार चीज़ें आपको पढ़ तो जाते हैं, आप समझ में भी आ जाती हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने की वो समझ नहीं आती किस तरीके से करना होता है। उसके लिए आपको वीडियो थोड़ा बहुत आप देख लिया करो, लेकिन क्योंकि माइंड के अंदर क्लियरिटी होना ज़रूरी है, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो भी देखना जरूरी रहता है। और कमाल की बात है कि इसमें पढ़ने के लिए अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। कोडिंग की सबसे अच्छी आदत यही है कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार समझ लीजिए, कोड को कर लीजिए, उसके बाद आपको जो भी कोड चाहिए, जिस प्रकार का कोड चाहिए, इंटरनेट पर सर्च करो, सब कुछ मिलता है। अब एक्सटर्नल CSS किस तरीके से, एक्सटर्नल CSS के लिए सबसे पहले तो जिस प्रकार से आपने .html करके फाइल बनाई थी, उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे style.css करके, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने कोड लिख दिया, मान के चलिए मैंने यहाँ पे, पहले बाद में बात करेंगे कोड के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि जो style.css जो अपन दूसरी फाइल बना रहे हैं, इस फाइल को HTML के अंदर लाएंगे कैसे। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इसको लिंक लिखेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है लिंक CSS का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इन्होंने style.css को ऑटोमेटिक ले लिया है। अब क्या करना है, अब अपन ये चाहते हैं जैसे ये जो सेक्शन टैग है इसको मैं कुछ स्टाइल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेक्शन लिखूँगा, जिससे क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा सेक्शन वाला टैग। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद मैं इसका कर देता हूँ कि जो इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ लेट्स से 100 पिक्सल। तो अभी अपन चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके यहाँ पे जाते हैं तो आप देखो कि जो अपना सेक्शन टैग था उसका साइज हमेशा बढ़ चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसके अंदर थोड़ा सा कुछ और लिख देता हूँ, सेक्शन टैग। तो अभी अपन देखो तो सेक्शन टैग का साइज कितना बड़ा हो गया है। और अपन कुछ और करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो अपन क्या कर सकते हैं, फॉन्ट वेट कर सकते हैं, फॉन्ट वेट अपना इसको बोल्डर बना सकते हैं। तो अभी आप देखो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। और भी अगर कुछ करना है तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली होती है एक, कैसा दिखना चाहिए, तो लुसीडा अपन कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपन को दिखाई देने लगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल CSS से अपन क्या कर पा रहे हैं, ईजिली किसी भी टैग को जो HTML के अंदर मौजूद है, CSS फाइल के अंदर नहीं है, HTML के अंदर मौजूद है, उस टैग को अपन ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करके उसको अपन को जो भी उसका चेंज करना है स्टाइल के अंदर, वो आप आसानी से इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया। और कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS इन दोनों में से कौन सी अप्लाई होती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, जो अपनी ये वाली है ना नेप बार वाली, इसको यहाँ से उठाता हूँ, इसको style.css में यहाँ पे ले जाके इसके अंदर
आप यहाँ पे इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक की जगह में क्या करता हूँ, मैं येलो कर देता हूँ, ठीक। और इसको मैं कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो अभी आप ध्यान से देखना क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो बैक येलो हो गया और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो गया, तो यानी कि सही तरीके से अप्लाई हो रही है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपन ने लिंक टैग इस जगह पे दिया है ना, अब मैं इस लिंक टैग को यहाँ से उठाता हूँ, इस जगह से इसको अप्लाई करता हूँ इस स्टाइल टैग के नीचे और यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं इसको रिलोड करता हूँ। तब भी आप देखेंगे कि ध्यान से देखना कि बिल्कुल जो प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई हो रही है। इसके बाद यहाँ से हटा दो। अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा उसके बाद ही ऐसा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से बैकग्राउंड ब्लैक और वो रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी तो यहाँ पे क्या है, इसको अब मैं रीलोड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो इस चीज़ को आप देखो कि यहाँ पे अभी भी जो अपना जो बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है और जो उसका वो रेड नहीं है। थोड़ा समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये बोलना चाहता हूँ मैं कि स्टाइल टैग के ऊपर अपन ने अगर style.css की लिंक लगाई है तो अपने जो कोड है वो उसके ऊपर अप्लाई होगा ही नहीं। अगर मैं कितनी बार भी इसको रीलोड कर दूँ तब वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इस स्टाइल टैग के अगर नीचे लगा देता हूँ तो यहाँ पे अप्लाई होगा। बस इतना मैं बताना चाहता था आपको कि जो इंटरनल CSS है और जो एक्सटर्नल CSS है, कभी आपसे पूछे कि कौन सा अप्लाई होगा तो आप ये बता देना कि किस जगह पे वो टैग लगा हुआ है, यानी कि किस जगह पे इंटरनल और एक्सटर्नल CSS लगी हुई है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कोड अप्लाई होना चाहिए और कौन सा कोड अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ रही होगी और आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और जो अपनी क्या बोल सकते हैं इनलाइन CSS, तीनों में क्या अंतर है। और इनलाइन CSS बहुत ही कम यूज की जाती है। नॉर्मली आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सटर्नल CSS, लेकिन कभी कभी इंटरनल CSS का भी यूज करते हैं जस्ट इस पर्पज के लिए, क्योंकि उसकी SEO तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।